नमस्कार, मैं अविनाश भारती साहित्यिकी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज की परिचर्चा का विषय है संवाद माध्यम और साहित्य, परंपरा और परिवर्तन। संवाद यानी जिसका शाब्दिक अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत से है। वहीं संवाद माध्यम के सहारे हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। आज उसी संवाद माध्यम की बात होगी, चर्चा होगी। साथ ही इससे हमारा साहित्य किस तरीके से प्रभावित होता है, इसकी भी चर्चा होगी। वर्तमान समय में किस तरीके से संवाद माध्यम का स्वरूप बदलता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है, इसकी चर्चा परिचर्चा के केंद्र में होगी। इस परिचर्चा को संपूर्ण करने के लिए, सफल और सार्थक बनाने के लिए हमारे साथ विषय के अध्येता स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराया जाए। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर चंदन कुमार श्रीवास्तव जी का, जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में हिंदी के प्राध्यापक हैं, सहायक प्राध्यापक हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे बातचीत जारी रहेगी। इनके बाद मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अरुण कुमार जी का, जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। संवाद माध्यम और साहित्य, इस विषय से संबंधित हमारे मौजूदा समय में एक गज़लकार हैं, संजीदा गज़लकार हैं। उनकी गज़ल का एक मतलब और शेर याद आता है, खो गया खुद पे नियंत्रण, खो गया खुद पे नियंत्रण, अर्थ पागल हो गया, शब्द जब खंजर हुए, संवाद घायल हो गया। और शेर है कि कल तलक कुछ भी नहीं था, कल तलक कुछ भी नहीं था, जो सिवाय राख के आज वो इस दौर की आँखों का काजल हो गया। संवाद माध्यमों में होने वाले परिवर्तन की बात होगी। इससे हमारा साहित्य किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, इसकी चर्चा होगी। मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल लेना चाहूँगा और निवेदन करूँगा अपने दोनों विषय अध्येताओं से कि सबसे पहले तो इसकी अवधारणा क्या है, इसको आप हमारे दर्शकों को एकदम सरलतम रूप में अभिव्यक्त करने की कोशिश करें, ताकि दर्शक हमसे सीधा सीधा जुड़ सके। पहला सवाल जाहिर सी बात है कि चंदन श्रीवास्तव जी से मेरा होगा। सवाल यह है कि ये जो साहित्य संवाद के माध्यम हैं, इससे हमारा साहित्य किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है? क्या यह जुड़ाव सिर्फ साहित्य के संप्रेषण तक सीमित है या उससे भी कहीं ज़्यादा व्यापक और फलक रूप आप इसका देखते हैं? कृपया हमारे दर्शकों के बीच। कई अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं। जैसे आप कुछ करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो उसकी एक राजनीतिक अभिव्यक्ति मान लीजिए जी। वैसे ही सामाजिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है, समूह में कहना है, आपको अपने लोगों से कहना है। ठीक इसी तरह से साहित्यिक अभिव्यक्ति भी होगी, जो इस बात पर है कि साहित्य है तो अपने अंतिम रूप में अभिव्यक्ति ही ना, कुछ कहना है या कुछ बोलना है, राग भरा है, कल्पना भरा है, लेकिन कहना है। अब ये कहने के कई रूप हो सकते हैं। एक है कि बोल के कह दिया जाए, दूसरा है कि लिख के कहा जाए। बोलना, लिखना, संकेतों में बताकर कहना, अगर अभिव्यक्ति के इन्हीं रूपों को आप अपने तक नहीं सीमित रखना चाहते, मात्र अपने हृदय में ही नहीं रखना चाहते हैं, तो कुछ आपको करना होगा। और जब करना होगा, जितनों को सुनाना चाहते हैं, जितनों को बताना चाहते हैं, उसके लिए एक माध्यम की तलाश करनी पड़ेगी। वो माध्यम क्या होगा, निर्भर करता है आपका संदेश कहाँ तक पहुँचेगा, किन लोगों तक पहुँचेगा। जैसे मुझे मेरा गालिब का एक शेर याद आ रहा है, देख के खत मुँह देखता है नामावर, शायद कुछ पैगामे ज़ुबानी और है। तो अगर साहित्यिक अभिव्यक्ति ही है वो, अगर चिट्ठी,
तो वो एक संदेशवाहक के हाथों भिजवाई गई है और उस चिट्ठी से भी संतोष नहीं हो रहा है, तो वो कह रहा है कि कुछ तो और बात है जो ये सुनाने वाला मुझे सुना दे, चिट्ठी में नहीं लिखी गई, अधूरी रह गई है वो बात। ये उस युग की बात है जिस समय माध्यम चिट्ठी, लेकिन फिर माध्यम बदल जाएगा तो संदेश भी बदल जाएगा। जैसे यही चिट्ठी का युग बीत जाए और मुद्रण का युग आ जाए तो वही चिट्ठी सबके पढ़े जाने योग्य हो जाएगी। उस चिट्ठी का एक रूपाकार निर्धारित हो जाएगा, उसी रूपाकार में वो चिट्ठी लिखनी है आपको, और वो चिट्ठी लिखने वाले के हाथ से निकलकर एक संपादक के हाथ में जा सकती है, एक प्रकाशक के हाथ में जा सकती है, और वहाँ निर्णय हो सकता है कि बाकियों तक पहुँचाने के लिए इस चिट्ठी में कुछ लायक है भी या नहीं है। तो ये एक नई संस्था पैदा हो गई। संक्षेप में कहना मेरा ये है कि माध्यम जैसे जैसे बदलेगा, साहित्य का रूप बदलेगा, उसका आस्वाद बदलेगा, यही नहीं उसके जो पाठक, श्रोता या दर्शक होंगे वो भी बदलेंगे। मैं तो इस हद तक कहने को तैयार हूँ, साहित्य अगर कोई संज्ञानात्मक क्षमता आपके भीतर पैदा करता है तो वो भी माध्यम के अनुसार बदल जाता है जी। आप अगर आपको ये बात जायज़ लगेगी और मुझे मौका देंगे तो मैं ये बात अलग तरीके से कहूँगा खोलकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय को पल्लवित किया है। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल लेना चाहूँगा डॉक्टर अरुण कुमार जी से। परंपरागत स्वरूप रहा है साहित्य का, उसमें हम बदलाव देखते हैं। बदलाव जायज़ भी है, समय के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार, प्रकृति का नियम भी है बदलाव। आप इस बदलाव की और किस तरीके से देखते हैं, अपनी नज़र बताएं। ये बदलाव मैं आपको लेके चलाऊँगा। परंपरागत जो साहित्य का स्वरूप रहा है उसमें जो बदलाव देखने को मिलते हैं, ख़ास करके ये डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह साहित्य का नुकसान हो रहा है इससे। ये आप किस तरीके से देखते हैं कि साहित्य का भला हुआ है या नुकसान हो रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं चंदन सर की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि मैं 3-4 बातें इसमें कहूँगा कि साहित्य, समाज, परिवर्तन और तकनीक, जो आज के समय में तकनीक जनित जो परिवर्तन हो रहा है उस पर अपनी बात को मैं रखूँगा। सबसे ज़्यादा हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कोट करते हैं जी। कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है और समय के साथ चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आता है और साहित्य उन परिवर्तनों को रेखांकित करता है। मतलब कि साहित्य का समाज में जो परिवर्तन आ रहा है उसके साथ साहित्य का गहरा रिश्ता है। दूसरी बात कि साहित्य केवल सामाजिक परिवर्तनों को रेखांकित नहीं करता, वह परिवर्तनों का वाहक भी होता है। जैसे कि दुनिया की जितनी भी कालजयी रचनाएं हैं वो अपने समय के परिवर्तन का संवाहक भी रही हैं। बालजाक के उपन्यासों का उदाहरण हम लोग देते हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों का उदाहरण देते हैं, या जितनी भी कालजयी रचनाएं हैं सबका उदाहरण हमारे सामने है कि साहित्य परिवर्तन का संवाहक भी होता है। हम लोग बार बार कहते हैं कि साहित्य एक ऐसी जगह है जहाँ क्रांति का सपना देखा जाता है। बिल्कुल, मतलब कि परिवर्तन से बहुत जुड़ा हुआ साहित्य बहुत जुड़ा हुआ है। लेकिन साहित्य, जनता की चित्तवृत्ति और समाज ये परिवर्तित हों, परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन इन तमाम परिवर्तनों के बावजूद एक निरंतरता जरूरी है। मतलब कि बदले लेकिन साहित्य का जो मूल है वो उसमें बचा रहे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसको कहते हैं कि लोक मंगल वाली बात जो कहते हैं, वह साहित्य के अंदर लोक मंगल वाली बात बची रहे। जैसे हम लोग गंगा का पानी जब गोमुख गंगोत्री से उतरकर इलाहाबाद, बनारस ये पहुंचता है तो उसमें पानी बचा रहता है, बहुत कुछ परिवर्तन हो जी। तो साहित्य भी तमाम परिवर्तनों के बावजूद उसमें साहित्य बचा रहे जी। अब चूंकि हमारा समय है बहुत तेज गति से परिवर्तित होने वाला समय है जी।
और हम लोग देखिए कि सोशल मीडिया, गूगल सर्च से अब आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। अब हम लोग आ गए कि एआई के क्षेत्र में जेमिनी और जेमिनी, मेटा एआई, उसके बाद अभी एक बहुत हंगामा चल रहा है डीप सीक का। जी। इसमें आप बोलेंगे कि एआई एक प्रेम की कविता लिख कर सुनाओ और वह आपके सामने प्रेम की कविता लिख के बता देगा। तो एआई से जो भी साहित्य लिखा जा रहा है उसके अपने खतरे हैं, लेकिन उन खतरों के बावजूद एक भविष्य उसका भी दिखाई दे रहा है कि साहित्यकारों के पास साहित्यिक प्रतिभा के लिए बड़ा अवसर है उसके पास। वह पूरे विश्व के साहित्य से जुड़ जा रहा है एआई के माध्यम से। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कोरियाई लेखक को मिला नोबेल पुरस्कार और उस पर सैकड़ों लेख हिंदी में लिखे गए, ये एआई के कारण मौजूद हुआ। जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बहुत हद तक सहमत भी हूँ। साहित्य में तकनीक के आने से कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं और उसके अपने फ़ायदे भी हैं। अब ये कहा जा सकता है कि साहित्य और सोशल मीडिया या डिजिटल दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। संवाद माध्यम से जो साहित्य का परंपरागत रिश्ता रहा है वो कैसा रहा है? साहित्य निर्भर करता है कि साहित्य को लेकर आपकी धारणा क्या है। जी। मतलब साहित्य क्या है कि परिभाषा आप कैसे करते हैं। मोटा मोटी अगर आप इतिहास में जाएं और इस प्रश्न को छोड़ दें कि साहित्य क्या है, तो जिसे हम लोग साहित्य समझते हैं कल्पना प्रधान, मनोरंजक, राग भरा, भाव भरा, शब्द संयोजन, जी, कथा के रूप में हो सकता है, कविता के रूप में हो सकता है, उपन्यास नाटक आदि के रूप में हो सकता है, गीत के रूप में हो सकता है। तो इसकी जो शुरुआती जगह है वो तो लोककंठ है। जी। हम गोलबंद हुए, हमने गीत गा लिए, लेकिन फिर ये जब परिष्कृत होगा तो ये दरबारों में आएगा। बिल्कुल आएगा। दरबारों में आएगा तो दरबार में इसके राजनीतिक फंक्शन भी हैं। जैसे संस्कृत का एक श्लोक आपको याद आएगा, कवि नाच विभु विभु नाच कवि, कवि ना विभु नाच विभाति सभा। तो उसमें क्या है कि राजा का गौरव अगर जनता में स्थापित हो तो राज ज़्यादा अजर अमर रहेगा। तो इसलिए कवि, लेकिन राज दरबार में कवि रहेगा, साहित्यकार रहेगा, ज्ञान का पोषण राज दरबार से होगा। इसमें ये आकांक्षा बिल्कुल नहीं है कि साहित्य जो है सामान्य जन तक पहुंच जाए। रसिक जन के बीच में साहित्य रहे, दरबारियों के बीच में साहित्य रहे, ये आकांक्षा है, यही अपेक्षा भी है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा और उसे रोक नहीं सकता कोई, इतिहास गवाह है कि तकनीक बदल जाएगी, कहने और सुनने के माध्यम बदल जाएंगे और फिर साहित्य जो है दरबार तक सीमित नहीं रहेगा। मिसाल के लिए एक शब्द पे विचार करें आप, ग्रंथ। इसके कई अर्थ आपको शब्दकोश में मिलेंगे, जिसमें एक अर्थ मिलेगा गिरह बांधना, गांठ बांधना। ग्रंथ बोलते हैं वैसे पुस्तक को सामान्य चलन में, लेकिन ग्रंथन, ग्रंथ, गांठ बांधना, गिरह बांधना, ये आया कहाँ से है? तो जो दरबारों का युग है उसमें आप देखेंगे कि पुस्तकें नहीं है, मुद्रित पुस्तकें नहीं है, पांडुलिपियाँ जिन्हें हम कहते हैं, पोथी जिन्हें हम कहते हैं, वो हैं। तो वो तो सीमित मात्रा में ही होंगी और उनको गांठ लगा लगा कर एक जगह बांध देंगे, पोथी होगी। इसलिए फिर पोथी पढ़ने के लिए आप देखते होंगे एक तख्त भी हुआ करता था, उसको पलटेंगे और बड़ा जतन से उसको रखना भी पड़ता था, क्योंकि वो पोथी अगर फट गई तो दोबारा वो पोथी मिलने को ना है। इसका एक तरीका ये था कि आप चीज़ों को याद रखें, पोथियों को हटाने का। इसलिए आयुर्वेद तक के जो ग्रंथ जिन्हें हम कहते हैं वो छंदों में होते थे, साहित्य मात्र छंद में नहीं होता था। आयुर्वेद के भी ग्रंथ छंद में होते थे ताकि वो स्मृति में चले जाए। मुद्रण की तकनीक ने पहली बार ये बाधा दूर कर दी। बिल्कुल। किताबें ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा लोगों तक, और फिर किताबों के उत्पादन के लिए विशेषज्ञ, भाषा के लिए विशेषज्ञ, अनुवाद के लिए विशेषज्ञ, ये सब आए और तब पढ़ने का तरीका और सुनने का तरीका भी बदल गया। जैसे कागज पर जो शब्द छप चुका है आप उसको मिटा नहीं सकते,
आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसमें कुछ नए सिरे से जोड़ नहीं सकते। वो एक ठोस लिखाई है, एक साक्ष्य है। तो आप सुनते होंगे जैसे ना कि महाभारत के कई पाठ हैं और इतने श्लोक बढ़ गए या घट गए। वो इसलिए बढ़ गए या घट गए क्योंकि वो मुंह में रहा करता था, कंठ में रहा करता था। एक बार उसकी प्रति का रूप स्थिर कर दिया गया और मुद्रित हो गई वो 20वीं सदी में, तो वो ठोस हो जाएगी। बिल्कुल। अब उसमें नहीं बदला जा सकेगा, या बदलाव होगा तो पहचाना जा सकेगा, पकड़ लिया जाएगा। तो बात यह है कि वाचिक से लिखित रूप तक आना और लिखित रूप से मुद्रित रूप तक साहित्य का जो आना है, उसने एक नया ही मनुष्य पाठक के तौर पर, आस्वाद लेने वाले के तौर पर गढ़ा, जो पहले मौजूद नहीं था। बिल्कुल। आस्वाद लेने वाला जो ये नया व्यक्ति है मुद्रण के संसार का, वो आपको दरबारों में नहीं मिलेगा। वो लोककंठ जहाँ से लोकगीत फूटते हैं उस जमाने में नहीं मिलेगा। उसे तो एक फुर्सत का वक्त चाहिए जिसमें वो ग्रंथ को पढ़े और वो अंडरलाइन करता रहे महत्वपूर्ण पंक्तियों को। ये व्यक्ति पहले नहीं मिलेगा आपको। ज्ञान का वास मनुष्य के मस्तिष्क में, सौंदर्य का वास मनुष्य के हृदय में है, ये पुरानी बात हो गई। बिल्कुल। मुद्रण के संसार में आपको ये कहना पड़ेगा कि ज्ञान का वास मूल रूप से पुस्तक के अंदर, और सौंदर्य चेतना का भी वास पुस्तक केंद्रित है। क्योंकि अब आपके सौंदर्य चेतना, सौंदर्य बोध और दूसरे के सौंदर्य बोध के बीच में माध्यम के रूप में पुस्तक, आप बार बार संदर्भित करेंगे अपने को, अपने बोध को। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया के ज़माने में सब कुछ सुलभ हो गया है। बड़ी आसानी से हम परंपरागत साहित्य की ओर अपनी पहुंच देखते हुए पाते हैं। चलिए, परंपरा से दूर हम परिवर्तित समाज की ओर चलते हैं। जो संवाद माध्यम बदला हुआ है नज़र आता है, उसकी बात करते हैं। सोशल मीडिया के कुछ अपने फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं, जो थोड़ी देर पहले आप चर्चा भी कर रहे थे डॉक्टर अरुण कुमार जी। इसके सामने कुछ अपनी चुनौतियां भी हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक बात तो ये है कि जो हमारा आज का जो समय है, ये बहुत तेज़ी से परिवर्तित होने वाला समय है। तुरंत बहुत जल्दी सब कुछ बदल जा रहा है, बहुत जल्दी। जैसे उत्तर आधुनिकता का ये भी है कि तुरंत जो है वो चीज़ें पुरानी हो जाए ताकि नई, मतलब ये पूंजीवाद का है कि तुरंत चीज़ें पुरानी हो जाए ताकि नई चीज़ें खरीद ली जाए। तो यह समय सबसे तेज परिवर्तन का है। तो साहित्य में भी परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल। और यह परिवर्तन जो मैंने पिछली बार कहा कि गूगल से आगे बढ़ गया है। जैसे चंदन सर ने बताया कि वाचिक से लिखित से मुद्रित और मुद्रित से अब डिजिटल पे आ गया है। जैसे कि किताबें छप जा रही हैं और उसका PDF भेज दिया जा रहा है आपको। किताबें छप जा रही हैं और उसके लिंक आपको शेयर कर दिए जा रहे हैं। गूगल पे है, आप कुछ भी किसी विषय पर अगर आप प्रेम कहानियाँ पढ़नी हैं तो गूगल पे आप सर्च करेंगे, हजारों प्रेम कहानियाँ दिखाई देंगी। उसके आगे बढ़कर कि अब अगर आपने एक बार प्रेम कहानी सर्च कर ली तो बार बार आपको प्रेम कहानियाँ आपको आएंगी पढ़ने के लिए। मतलब ये AI जनरेटेड ये हो रहा है कि एक बार आपने जो पढ़ा, आज पढ़ा, तो बार बार कई दिनों तक आपको उसी विषय पर आधारित साहित्य आएगा। अब इसके खतरे क्या हैं कि इसमें जैसे प्रेमचंद कहते हैं ना कि साहित्य जो है वो बुद्धि का विषय नहीं है, साहित्य भाव का विषय है। और मशीन जो है वो बुद्धि का इस्तेमाल तो करने लगा है, उपयोग करने लगा है, लेकिन भावों का इस्तेमाल वह नहीं कर पा रहा है। जैसे माँ निषाद जो क्रोच पक्षी का देखा वाल्मीकि ने और जो माँ निषाद कविता निकली उनके मुंह से, तो ये AI जनरेटेड जो भी साहित्य आ रहा है उसमें ये भाव नहीं रहेगा। वो तरह तरह के अलग अलग तरह के भावों को आपको दिखाएगा। जैसे किसी ने लिखा कि AI से कहा कि वो राजनीतिक कविताएं लिख के बताए, तो उसने कहा कि मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा। AI ने लिखा
कि मैं एक दिन मनुष्य को ख़त्म कर दूंगा। मतलब कि जो उसकी बुद्धि है, मतलब साहित्य जो है वो बुद्धि का प्रयोग करके लिखा जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसका लाभ देखिए आप, लाभ ये है कि साहित्यिक प्रतिभाओं के पास बहुत बड़ा अवसर है, पूरी दुनिया का ज्ञान उसके सामने है जिनसे कि वो प्रभावित हो सकता है। लेखक और पाठक के बीच का अंतर कम हो गया। बिल्कुल। जो वाचिक, लिखित और मुद्रित से कई गुना पाठक जो है वो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। आज कोई भी आप रचना कविता लिखते हैं और उसको फेसबुक पर, अब तो बिना फेसबुक पर लिखे माना ही नहीं जाएगा कि आप साहित्यकार हैं। आप बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। प्रसिद्धि का आधार भी है रचनाकारों के लिए। हाँ हाँ हाँ, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए भी आपको यहाँ आना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब कि अगर कोई साहित्यकार, कोई कवि अगर फेसबुक के माध्यम से यह सूचना नहीं दे रहा है कि उसने ये कविता या उसकी ये किताब आई है, तो बहुत लोगों तक उसकी बात नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जो चुनौतियां हैं, साहित्य चूंकि चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करता है जी। तो चुनौतियों को स्वीकार करना है, लेकिन उन चुनौतियों से बचते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए, इन तमाम ज्ञान के स्रोतों का उपयोग करते हुए अगर साहित्यकार आगे बढ़ते हैं तो यह उनके लिए बहुत सकारात्मक कदम होगा। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव जी से। परंपरागत चीज़ों से अलगाव या दुराव अच्छा नहीं माना जाता है। संवाद माध्यमों में निरंतर जो बदलाव हो रहे हैं, यह किस तरीके से उसे प्रभावित करता है? यह अच्छा है या बुरा है साहित्य के लिहाज से? साहित्य की अगर स्थायी पूंजी अफसोस है, जो कि है, ऑस्ट्रेलिया का साहित्य बहुत बढ़िया होता है जी, तो घाटा है। डिजिटल दुनिया के भीतर भी क्या वैसा ही साहित्यिक संबंध विकसित हो सकता है, वैसा ही आस्वाद विकसित हो सकता है? इसके बारे में आपका सवाल मैं ऐसे लेके चल रहा हूं कि आपका सवाल इस रूप में है। साहित्यिकों के बीच में मैं कहूं कि जो ग्रुप्स बन जाते हैं, आनंद फानन में संपर्क स्थापित होते हैं, एक दूसरे के रचनाओं के बारे में सम्मति ली जाती है। व्हाट्सएप पर आप अपनी कविता भेज के तुरंत सम्मति ले सकते हैं लोगों से जो आपके दोस्त हैं या जिन्हें आप विशेषज्ञ मानते हैं, या एक ही टेक्स्ट को एक ही समय में कई लोग रच सकते हैं। जैसे गूगल डॉक पर आप यहाँ से बैठ के लिखना शुरू करें, सेम टाइम में कोई दूसरा व्यक्ति अपना वाला हिस्सा लिखना शुरू करेगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो टेलीविज़न के स्क्रिप्ट होते हैं, कई बार धारावाहिकों के स्क्रिप्ट, वो किसी एक व्यक्ति की कताई नहीं होते, वो कई लोगों की कताई होते। तो ये काम कैसे संभव है? सवाल ये है कि टेलीविज़न के सीरियल बने या नहीं बने। नहीं बनने का ये कहना कि ना बने या एक के माध्यम से बने, उसका उस टेक्स्ट पर पूरा का पूरा नियंत्रण हो, ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि बड़े उत्पादन के समय में कामगार भी उतने ही होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये एआई संभव कर रही है, ये डिजिटल तकनीक संभव कर रही है। और बिल्कुल वैसे भी हम किसी बदलाव को स्वीकार करने में समय लगा देते हैं, हम उसमें नुकसान पहले ज़्यादा देखते हैं, फ़ायदों पर हमारा ध्यान कम जाता है। एक सवाल जल्दी चलते चलते हम लोग ले लेते हैं। भाषा की बात नहीं हुई है, बदलाव में देखते हैं कि सांकेतिक चीज़ों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जैसे सोशल मीडिया पर इमोजी का दौर है, ये भाषा का बदलाव ही तो है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? साहित्य में भाषा का विस्तार किस तरीके से हो रहा है? एकदम साहित्य और भाषा का जो संबंध है वो एआई के, मतलब इस एआई के ज़माने में बहुत तेज़ी से बदल जाएगा। जैसे अभी मशीनें अनुवाद, एआई अनुवाद करेगा तो बहुत सटीक अनुवाद कर रहा है जी। मतलब कि बालजाग के उपन्यासों को हिंदी वाले उतने ही चाव से पढ़ेंगे जितना कि प्रेमचंद के उपन्यास को अंग्रेजी वाले। तो भाषा का जो कह रहे हैं लोग कि एआई जो है वो भाषा की दीवार गिरा देगी जी। इसमें कोई किसी भी भाषा का व्यक्ति किसी दूसरी भाषा का साहित्य बहुत आसानी से पढ़ पाएगा। इस परिचर्चा को सफल और सार्थक बनाने के लिए अपने विशेषज्ञों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव जी के प्रति, जो हमारे बीच अपनी बातों से जुड़े और ख़ास करके
फ़ायदों की जहाँ हम बात कर रहे थे उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट करा रहे थे। इनके बाद डॉक्टर अरुण कुमार जी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से हमारे बीच हैं। मैं इनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आप हमारे दर्शकों से जुड़े, हमारी परिचर्चा को सफल बनाने में आपका योगदान रहा है। मैं सभी दर्शकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहें और परिचर्चा को सफल बनाने में आपका भी बड़ा योगदान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।